मुसलमान अपने बच्चों को अपने विद्यालयों में, अल्पसंख्यक विद्यालयों में अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है, लेकिन हिंदू अपने विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं दे सकता। ये कहाँ का तर्क था? मैं समझता हूँ ये तर्क नहीं था, वास्तव में ये एक षड्यंत्र था जिसको समझने के समय पे समझा नहीं गया। सभी को सादर नमस्ते। आज साथियों बहुत ही खुशी का अवसर है कि भारत की केंद्र सरकार ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करके और उसके संचालन का जिम्मा, मैं समझता हूँ भारत के एक अपने आप में एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने आप में भारत को जगाने का जिस प्रकार का कार्य किया है, जनमानस तक एक एक व्यक्ति तक पहुँचने का कार्य किया है, बाबा रामदेव जी के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सौंपा है। आज जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में केंद्र की सरकार ने आज भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करके एक ऐसा और ऐतिहासिक कार्य किया है जिसके लिए मैं समझता हूँ सारा देश उनको साधुवाद देगा। मैं आर्य समाज की ओर से केंद्र सरकार का भी और तथा स्वामी रामदेव जी का बेहद आभार व्यक्त करूँगा, जिन्होंने वर्ष 2015 में हरिद्वार स्थित वैदिक शिक्षा अनुसंधान संस्थान के जरिए एक नया स्कूली शिक्षा बोर्ड शुरू करने का विचार प्रस्तुत किया था। और इसी स्कूली शिक्षा बोर्ड में महर्षि दयानंद द्वारा प्रणीत प्राचीन शिक्षा प्रणाली, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि ये देश विश्व गुरु था, जो कारण था उसी कारण को वापस स्थापित करने के निमित्त और आधुनिक शिक्षा का मिश्रण करके भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी थी। हालांकि किसी कारण से कुछ समय पूर्व यह प्रस्ताव खारिज हो गया था, लेकिन वक्त बीता और स्वामी जी महाराज का निरंतर प्रयास जारी रहा और आज ये रंग लाया। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही CBSE, ICSE, IB, मदरसा और अन्य स्टेट बोर्ड हैं और इसके अतिरिक्त भी काफ़ी बोर्ड देश में कार्य कर रहे हैं और ये बोर्ड भारत में ही हैं। फिर ऐसे में क्यों इसे भारतीय शिक्षा बोर्ड कहा जाए या कहा जा रहा है? दरअसल साथियों, लंबे समय से वैदिक पाठशाला और वैदिक शिक्षा को, वैदिक मतलब मैं ये कहूँ तो भारतीय संस्कृति का मूल है, इसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। या भारतीय शिक्षा भारतीय संस्कृति कह दें या वैदिक संस्कृति कह दें, दोनों एक ही बात है। अगर कोई ये कहे कि वैदिक संस्कृति किसी धर्म विशेष से संबंधित है तो मुझे उसे खारिज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मैं ही नहीं, वास्तविकता भी यही है कि वैदिक संस्कृति वास्तव में भारत की प्राचीन मूल संस्कृति वही है। इसलिए वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने की जो मांग की जा रही है और उस मांग को पूरा करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। जैसा कि सुनने में आया कि स्वामी जी महाराज ने इस उपलब्धि में कहा है कि 1835 में मैकाले अंग्रेजों की सत्ता को लगातार हजारों वर्षों तक इस देश में स्थापित करने का जो पाप का बीज डाल करके गया था, उसको साफ करने का अब ये समय आ चुका है और ये बोर्ड वही काम करेगा। सब जानते हैं कि मैकाले जब भारत में आया था तो उसने भारतीय गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नज़दीक से देख करके सोचा था कि अगर इस शिक्षा पद्धति को नष्ट करने में हम कामयाब हो जाएं तो ही इस देश पर अनवरत और लंबे समय तक राज्य किया जा सकता है। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने जिस शिक्षा पद्धति को उसके ऊपर लादा, उससे एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जिसको हम कभी कभी काले अंग्रेज के रूप में भी कह देते हैं, जिनका रंग और खून तो भारतीय दिखता है लेकिन विचारों और नैतिकता में वे ब्रिटिश हो चुके हैं। अंग्रेजियत उनके ऊपर हावी हो चुकी है। यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के मध्य एक कड़ी की तरह काम करे, ये उनकी सोच थी, वो किया भी। इसके बाद मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अविकसित और बेकार बताते हुए अपमानित किया, जिसका परिणाम हिंदी और संस्कृत के ऊपर अंग्रेजी का लादना हो गया। नतीजा सबसे बड़ा क्या हुआ कि हमारे देश की ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए करोड़ों करोड़ नौजवान केवल अंग्रेजी भाषा की बाधा के कारण से बहुत ज़्यादा भारतीय सरकार में और भारतीय प्रशासन में अपनी भूमिकाओं को निर्वाह नहीं कर सके। क्या जब अंग्रेजी नहीं थी तो क्या भारत में डॉक्टरी नहीं थी? क्या भारत में इंजीनियरिंग नहीं थी? क्या भारत में आर्किटेक्चर नहीं था? मैं समझता हूँ कि शायद इससे कई गुना बेहतर आर्किटेक्चर उस समय था जब अंग्रेजी का नामो निशान भी ना था। वास्तव में
जिस मूल संस्कृत भाषा में हमारे ये सभी विज्ञान थे, उस संस्कृत भाषा को ही समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण से वो सारा ज्ञान विज्ञान अपने आप समाप्त हो गया। तो मैं समझता हूं कि अंग्रेजों की ये जो नीति थी लंबे समय तक हमें गुलामी की ओर लेकर के जाती रही, और आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा की आज भी जो परिस्थिति है लगातार आगे बढ़ने वो लगी। जॉनी जॉनी यश पापा बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। कहने का अर्थ है कि ये मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू होते ही स्कूली बच्चों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से, सांस्कृतिक इतिहास से, देश के इतिहास से, संस्कृति के इतिहास से, सभ्यता से अलग कर देने का जो काम शुरू हुआ। लड़कियों का लज्जा का आवरण तोड़ने के लिए स्कूलों में उन्हें स्कर्ट पहनाई जाने लगी। साथ ही स्कूल से वैदिक शिक्षा, उपनिषदों, गीता, रामायण और हिंदू धर्म ग्रंथों को अनेक अनेक कारणों से दूर कर दिया गया, ये कह करके कि ईसाई और मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदू नहीं पढ़ा सकता। भले इसमें क्या तर्क है? कोई दुनिया का व्यक्ति ये बैठ करके बताए कि एक ईसाई अपने विद्यालय में अपने बच्चों को बाइबल पढ़ा सकता है, एक मुसलमान अपने बच्चों को अपने विद्यालयों में, अल्पसंख्यक विद्यालयों में अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है, लेकिन हिंदू अपने विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं दे सकता। ये कहाँ का तर्क था? मैं समझता हूँ ये तर्क नहीं था, वास्तव में ये एक षड्यंत्र था जिसको समझने के समय पे समझा नहीं गया। और मुझे लगता है कि आज इस सभी स्थितियों को भांपते हुए भारत सरकार के सभी जिम्मेदार महानुभावों ने जिस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया है, और मैं तो कहने में अपनी बात को नहीं समझूंगा कि भारत के एक रत्न के रूप में स्वामी रामदेव जी महाराज ने इस काम को अपने जिम्मे लेकर और इसको आगे बढ़ाने में जो भूमिका अदा की है, भूमिका निर्वाह किया है, हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं। कहानियों के नाम पर हमारे महापुरुषों, ऋषि महर्षियों को पढ़ाने की जगह टॉम वाइट वास द फेंस जैसी कहानी लगा दी गई। परिणाम ये हुआ कि आज हिंदू बच्चों को आज अपने सनातन धर्म का जो ज्ञान है वो टीवी सीरियल से है, जो उनको दिखाया गया वो उन्होंने देखा, वरना उनके घरों में वेद उपनिषद तक मौजूद नहीं है। अब टीवी सीरियल वाले अपने एजेंडे के तहत हमारे महापुरुषों का चरित्र नष्ट करने लगे। जहाँ कृष्ण के साथ रुक्मणी का नाम था, वहाँ राधा दिखाई जाने लगी। शिव जैसे परम तपस्वी को भांग पीते हुए दिखाया जाने लगा। वेदों के नाम पर अफवाहें फैलाई जाने लगी। वेदों में गौमांस खाना लिखा है, ये इसका प्रचार करने के लिए बाकायदा एजेंडा समितियों का गठन कर दिया गया। धीरे धीरे शिक्षा वामपंथ से प्रभावित होकर सनातन धर्म की धुर विरोधी हो चली, जिसका परिणाम आज हमारा देश भुगत रहा है। हमारा इतिहास बिगाड़ा गया, भूगोल बिगाड़ा गया, हमारे ऋषि महर्षियों के किए हुए आविष्कार विदेशी लोगों के नाम पर जोड़ दिए गए, ताकि हमारे बच्चे अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता को हीन भावना से देखने लगें, ना कि गर्व के साथ। मुझे लगता है आज भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन एक इस दिशा में एक अहम कदम है, जो भारत की प्राचीन सभ्यता को, संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की दिशा में, और हमारे देश के उन नौनिहाल नौजवानों को जो इस देश की मिट्टी से जुड़ करके, देश की प्राचीन संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करके, और ये गौरव करके कि दुनिया में आज जितना भी ज्ञान और विज्ञान उपलब्ध है उसका मूल स्रोत केवल और केवल भारत ही था। भारत का वो वेद का विज्ञान ही था। जब वो इस चीज पर गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि उस समय भारत की प्रतिभा का विदेश में पलायन होने का क्रम भी कुछ कम होगा या रुकेगा। उल्टा वापसी जिस तरह से प्राचीन काल में विदेशों से लोग पढ़ने के लिए भारत में आया करते थे, वैसे ही ये क्रम आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी बहुत कुछ प्रश्न चिन्हों में है। समय के साथ साथ बदलाव आएंगे, समय के साथ साथ परिवर्तन करने पड़ेंगे, लेकिन जो एक अच्छी नीयत से और अच्छे उद्देश्य से भविष्य को अच्छा बनाने के लिए जो कार्य शुरू किया गया है, मुझे लगता है उसमें हम सब लोग मिलकर के सफल होंगे। आज लाखों भारतवासी चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस और मैथ्स के साथ उनके बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ें और उन्हें पाठ्यक्रम में वैदिक शिक्षा मिले। निसंदेह भारतीय शिक्षा बोर्ड का दूरगामी परिणाम यह होगा कि इससे आने वाली पीढ़ी वर्तमान की वामपंथ से प्रभावित शिक्षा प्रणाली से पूर्णतः मुक्त हो जाएगी। अब तक धर्मनिरपेक्षता और आधुनिक शिक्षा के नाम पर स्कूली पाठ्यक्रमों में जो एक भारतीय संस्कृति की गहराई से बिल्कुल विरोधी एजेंडे को परोसा गया था, अब नए भारतीय शिक्षा बोर्ड से हमें आशा है कि भारत में हम वो युवा नेतृत्व गढ़ेंगे जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। पुनः भारत सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी रामदेव जी महाराज को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।